हेलो गाइस। आज हम करेंगे लक्ष्मीकांत के जो फर्स्ट चैप्टर हैं जिसमें सारे रेगुलेशंस हैं, उन सब के बारे में हम एक तरीका करेंगे कि कैसे हम रिकॉल कर सकते हैं सारे के सारे। आई एम अभिनव एंड आई एम फाइनल ईयर मैकेनिकल स्टूडेंट। आई वॉज जस्ट रीडिंग दिस चैप्टर एंड आई थॉट कि वाई नॉट टू हेल्प यू ऑल पीपल। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैंने एक जिंगल तैयार करा है जिससे हम बहुत ही क्विक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल कर पाएंगे अबाउट रेगुलेशंस एंड एक्ट्स। एज यू कैन सी, द फर्स्ट वाज द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, देन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1853, देन क्राउन रूल आता है 1857 में सीपोई म्यूटनी के बाद, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। और कुछ हैं, वो थोड़ी देर बाद उसको डिस्कस करेंगे। तो जो जिंगल बना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल कर पाएंगे वो ये है। और उससे पहले तुम्हें दो टर्म याद करनी पड़ेंगी। पहली टर्म होगी पैरेलल, दैट इज़ 11 पैरेलल, एंड देन 20। ये याद रखोगे तो डेट्स भी याद हो जाएंगी। तो पहली डेट है 1773 का। तो द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 में पूरे उसके जो की फीचर्स हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, अगर उसको याद करना है तो उसका तरीका ये है कि एक्स हेट्स यू एंड टुक यू टू कोर्ट फॉर द गिफ्ट्स बॉट बाई COD। यू सी, मैंने भी सिर्फ 1-2 घंटा पहले ही इसको पढ़ा था इन्हें सारा, तो मैं कैसे इसको रिकॉल कर पाऊँगा। पहले सारे जिंगल्स पढ़ लेते हैं रेगुलेशन एक्ट के। तो एक्स हेट्स यू एंड टुक यू टू कोर्ट फॉर द गिफ्ट्स बॉट बाई COD। देन सेकेंड, एज शी लाइक्ड ब्रिटिश स्टाइल ऑफ COD प्लस BOC। BOC इज बैंक ऑफ चार्जेस, लेट्स से फॉर नाउ बैंक ऑफ चार्जेस स्टाइल ऑफ पेमेंट। देन बिकॉज ब्रिटिश एक्टर बेनेटिक, यू नो बेनेटिक इज़ वो शेरलॉक होम्स वाला है ना। तो बिकॉज ब्रिटिश एक्टर बेनेटिक केम टू इंडिया टू एक्ट ऑन UPSC बट फेल्ड बिकॉज ऑफ कैश ऑन डिलीवरी COD, राइट। तुम्हें पता है कि इंडिया में COD इज़ लाइक अच्छी चीज़ है कि मतलब सामान आ जाएगा तब हम पे करेंगे। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 सेड दिस टाइम ही पास्ड UPSC एज ही डिवाइडेड हिज टाइम बिटवीन एक्स एंड 6 सब्जेक्ट्स ऑफ CLC। CLC इज़ योर सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल, जो कि मेरे को कुछ अच्छा वर्ड नहीं मिला था तो मैंने इसको CLC छोड़ दिया। तो दिस टाइम ही पास्ड UPSC एज ही डिवाइडेड हिज टाइम बिटवीन एक्स एंड 6 सब्जेक्ट ऑफ CLC ऑफ विच 4 वॉज लोकली फेमस। तो क्राउन रूल से पहले ये जो 4 एक्ट्स हैं इनको याद करने का ये जिंगल है। अच्छा, अभी जिंगल को समझने से पहले ये समझ लें सेंट्रलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे मीडियम में था और 1833 से सेंट्रलाइजेशन हो चुका था। एज यू नो, मैंने जगह नहीं थी वो टाइम टेबल बनाने की कि 1500 में यूरोपियन आए, 1600 में ये आए, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर दीवानी राइट हुआ और 1772 तक इन लोगों ने इन्जॉय करी अपने हिसाब से। पर 73 से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ आवर जिंगल्स। तो फर्स्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 में फर्स्ट इज एक्स हेट्स यू एंड टुक यू टू कोर्ट फॉर गिफ्ट्स बॉट बाई COD। इसमें सारे की फीचर्स मेरे ख्याल से हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है हेट्स। अच्छा, हेट्स से तुम्हें याद आएगा हेस्टिंग, हेट से हेस्टिंग, वैरन हेस्टिंग। सो आपको पता चल रहा है वैरन हेस्टिंग बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा, उससे लोग हेट क्यों करने लगे? बिकॉज मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के जितने भी गवर्नर थे उसके सबऑर्डिनेट बना दिए गए, तो वो दोनों उससे हेट करने लग गए। दैट्स वाई हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग। अच्छा, उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स दिए गए ताकि वो उसको एडवाइस कर सके। तो ये एक्स कुछ नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्स है। और हेट्स में भी 4 वर्ड्स हैं। अच्छा, एक्स हेट्स यू टू टुक यू टू कोर्ट। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा भी इसी टाइम पे बना हुआ था, तो ये कोर्ट हो गया। फॉर गिफ्ट्स बॉट बाई COD,
गिफ्ट जो कि इस रेगुलेशन में मना कर दिया गया था कि गिफ्ट आप नहीं ले सकते हो, बॉट बाई COD। COD इज़ एक्चुअली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेटर्स थे या स्टेक होल्डर्स थे, वो COD थे। तो इसमें हम 5 हम लोगों ने देखा, कोर्ट वाला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा, गिफ्ट्स वाला, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाला, एंड वैरन हेस्टिंग और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो हम इसमें 5 चीज़ें हम ऐसे याद कर सकते हैं सिर्फ एक ही लाइन से कि X hates you to took you to the courts for the gifts bought by the COD। अच्छा, इसी के पैरेलल मतलब कि इसमें 1 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ दो, तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। हमें पता है पिट्स, विलियम पिट उस समय प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिश में, तो वो विलियम पिट एज शी, हम एक्स के बारे में बात करते हैं, एक्स हेट्स यू टू टूक यू टू द कोर्ट्स फॉर द गिफ्ट्स बॉट बाई COD एज शी लाइक्ड ब्रिटिश स्टाइल ऑफ COD प्लस BOC स्टाइल ऑफ पेमेंट। सो यू नो अब इस एक्ट में क्या हुआ कि ब्रिटिश पोसेशंस है ना, तो ये पहला वर्ड हो गया कि इस एक्ट में पहली बार यूज़ हुआ कि ब्रिटिश पोसेशंस इंडिया में हैं। तो पहली बात एक पार्लियामेंट ने माना, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ब्रिटिश पोसेशंस। अच्छा, COD और BOC यहाँ पे हम इसको अलग एक्सप्लेन कर देंगे, इसको अलग एक्सप्लेन कर देंगे, तो अलग अलग एक पॉइंट बन जाएंगे। अच्छा, COD था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब ये सिर्फ कमर्शियल देखेंगे, और BOC वॉज दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC वॉज दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे रेवेन्यू और सिविल मिलिट्री, ये सारी चीज़ें बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। तो ये 11 ईयर्स वाला था, यानी कि इस पे। अच्छा, नया साल 1784 के 8033 नए साल की पहली चीज़ क्या थी? नए साल की पहली चीज़ थी कि बिकॉज ब्रिटिश एक्टर बेनेडिक्ट केम टू इंडिया टू एक्ट ऑन UPSC बट फेल्ड बिकॉज ऑफ कैश ऑन डिलीवरी। सो अब क्या किया ब्रिटिश ने, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन पूरा कंप्लीट कर दिया। देखो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एंड हो गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। अच्छा, वो कौन था? बेनेडिक्ट। एक्चुअली जो शेरलॉक होम्स बना था उसका नाम बेनेडिक्ट है, डिक्ट, पर हमें याद करने के लिए बेनेडिक्ट इसको यूज़ किया था कि बिकॉज ब्रिटिश एक्टर बेनेडिक्ट केम टू इंडिया टू एक्ट। अच्छा, ये वाला ये है कि पहले रेगुलेशन थे, अब इस एक्ट के इसके लगने के बाद अब जो भी लॉज आए उसको एक्ट बोला गया। तो ये हमारा पहला चीज़। दूसरी पॉइंट ऑन UPSC बट फेल्ड बिकॉज ऑफ द COD। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये भी हुआ था कि सिविल सर्वेंट्स के लिए इंडियंस को भी दिया जाए, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया उनके ऑपोजिशंस की वजह से। ये COD, ये पूरा UPSC मतलब कि कॉमन इंडियंस को भी अलाउ हो, उन लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो थर्ड इज़ कैंसल्ड। नाउ फोर्थ, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या था? दिस टाइम ही पास्ड UPSC एज ही डिवाइडेड हिज टाइम बिटवीन एक्ट्स एंड सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट ऑफ CLCs ऑफ विच 4 वॉज लोकली फेमस। वेरी ईजी, यू नो। फर्स्ट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था, एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स। और लेजिस्लेटिव पावर्स के 6 मेंबर दिए गए थे, जिसमें से 4 जो थे वो लोकली रिप्रेजेंटेड थे। अच्छा, इलेक्शंस जैसे वर्ड यूज़ नहीं हुए हैं, लोकली रिप्रेजेंटेड थे, यानी कि लोकल रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे ये 4। तो ये यहाँ तक हो गया। फिर 1857 में सीपोई म्यूटनी आ गई। सीपोई म्यूटनी के बाद क्राउन रूल आ गया 1858 में। तो मेरे ख्याल से इसको समझ में आया होगा। मुझे पता है कि थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, बट यू नो, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट समझ ही जाएगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है। और वाइट बोर्ड पे तुम स्क्रीन पॉज करके भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो। फिर क्राउन रूल लाया। क्राउन रूल 1857 के बाद 1858 में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ले आए। इसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है 1858। उसमें कैसे याद करोगे? तो क्वीन आस्क्ड कि वहाँ पे कौन जा सकता है, ये काम कौन कर सकता है। तो इसको एक आदमी ने बोला, अ मैन एट 15 चिलीज विद सॉसेज एंड सेड आई कैन वॉयज देयर। यू नो, वॉयज मतलब कि होता है कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो इसमें कैसे याद, पहले देख लेते सारे जिंगल्स। 1858 में उसने बोला, क्वीन आस्क्ड हु कैन, तो अ मैन ईट 15 चिलीज विद सॉसेजेस एंड सेड आई कैन वॉयज देयर। ओके, then that voyage man could make rules and order without concurrence of the big brother because he gave portfolios to the
local area, that is me, and as 3 new local area came. So अभी समझेंगे. It was very tough to come with a jingle so that we could understand everything. सब कुछ समझने के लिए बहुत ही टफ हो जाता. तो जैसे हो सका, जितना पॉसिबल मैक्सिमम था वो मैंने करने की कोशिश करी, जिसमें ये आया था कि GOI एक्ट ऑफ 1858 क्वीन आस्क्ड हु कैन, अ मैन एट 15 चिलीज विद सॉसेजेस एंड आई सेड आई कैन. सो आई कैन मतलब कि लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि मैं कर सकता हूँ. तो ही बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. VOI मतलब वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ही बिकेम दैट. तो ये पहली पॉइंट हो गई कि नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. ओके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज द कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग. ऑल्सो अभी तक हमने ये देखा COD और BOC चल रहे थे, इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके इन लोगों ने यानी कि डायरची, 2 गवर्नमेंट डायरची वाले इन लोगों ने हटा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ले आए. ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ले आए, और इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये 15 काउंसिल मेंबर्स असिस्ट करते. तो ये हमें 3 पॉइंट्स हमें 1858 से मिला. ऑल्सो ये कुछ मेजर इसमें चेंज नहीं था, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से लाया गया था कि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है, और कुछ खास इनमें वो नहीं था. फिर नीचे आ जाओ, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दैट वॉयज मैन कुड मेक रूल एंड ऑर्डर विदाउट concurrence of the big brother because he gave portfolios to the smaller area as 3 new local area came. Also viceroy of India जो था उसको पूरा पावर दिया गया कि तुम रूल और ऑर्डर बना सकते हो तुम खुद के, ताकि कॉमर्स के जितने भी और रेवेन्यू के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो ईजिली हो सके. ये तब था विद दी लेजिस्लेटिव असेंबली. ऑब्वियसली उनको उनके साथ बातचीत करके उनके साथ डिसीजन लेके, पर उनके बिना भी वो कर सकता था. बिग ब्रदर यानी बिग ब्रदर हियर इज़ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उनके बिना भी कर सकता था. उसको ऑर्डिनेंस कहते थे, और उसकी लाइफ कैपेसिटी सिर्फ 6 मंथ की होती थी बिकॉज ही गेव पोर्टफोलियोज. अच्छा, लॉर्ड कैनिंग के भी टाइम पीरियड में यानी इसी टाइम पीरियड में पोर्टफोलियोज भी उसने दिए थे. पोर्टफोलियोज मीन्स कि लोगों को कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं, तुम इसको सही करो. फिर आ जाओ यहाँ पे स्मॉलर एरियाज़ को भी उसने दिए कि इसमें जो लोकल एरिया था यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वो भी बढ़ा दिए गए, और 3 न्यू लोकल एरिया भी आए यानी कि 3 नए प्रोविंशियल वो भी ले आए गए. और थोड़े बहुत और हैं जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बाद भी थोड़े बहुत हैं जिन्हें अब हम देख लेते हैं. लेट्स रिज्यूम. आगे ये है कि फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. सो एक मैं फिर से बता दूं एक चीज़ कि अभी तुम्हें पसंद नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हाँ आसान नहीं था और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो सबको एक जगह करना इट वाज नॉट इजी. और जैसे हो सका, जितना हो सका उतना किया है. अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा सा आइडिया हो तो प्लीज़ टेल मी, आई विल डू दैट. फ़िलहाल लेट्स टॉक अबाउट 7th, 8th, 9th एंड देन दिस इज़ 10th एंड 11th. 1935 और 47 के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंट एटली के बारे में. उसके बाद से ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. मैं चाहता हूँ कि बुक से तुम लोग खुद ही देख लो. बट ये जो 1935 वाला है ये थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तक पहुँच गई थी, यानी कि इसमें पूरा डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो गया था. प्लीज़ रेफ़र बुक्स फॉर ऑल दिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी इसको छोड़ दिया जाता है बार बार. दैट्स वाई आई थॉट कि वाई नॉट टू मेक अ जिंगल सो दैट एवरीवन कुड डू इट वेरी ईजिली. सो 7th इज़ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. इस पे यही जा रहा है कि वॉयज मैन इंक्रीज लोकल अपर हाउस, local upper and lower people, and little discussion power was given to them. Also local upper people were nominated by the lower people and BCC, and local lower people were nominated by the governor, MCD, UN, what is that, I don't know, and then zamindars. Okay,
सो इसमें बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आई होंगी, ऑलराइट, इट्स ओके, बिकॉज लोकल इज़ नॉन ऑफिशियल, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लोकल इज़ नॉन ऑफिशियल. ऑल्सो अपर एंड लोअर पीपल. what is the upper people? Upper people who sits in central legislative council, and the lower people are those who sit in provincial legislative councils. Also I have used another word, मैंने एक और word use किया है, mine. mine है PLC के लिए, that is provincial legislative councils के लिए. ओके, सिंस अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया है तो हम वापस जाते हैं यहाँ पे कि वॉयज मैन इंक्रीज द लोकल अपर एंड लोअर पीपल and little discussion power were given to them, and the local upper people were nominated by the lower people, and the BCC local lower people were nominated by the governor, MCD and universities. alright, that is universities, and then जमींदास, उसको छोड़ो, अभी डिस्कस करेंगे. फिर देन दिस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इट्स वेरी फेमस, इट्स वेरी इजी, एंड 1919, इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंटली मैं चाहता था कि आप लोग करो. 1909 को हम कह सकते हैं मॉम. ओके, 9 को हम एम ले लेते हैं फॉर टेम्परेरी बेसिस, तो ये बिकम गया मॉम. एंड सो मॉम रेफर्स टू मॉर्ली और मिंटो. मॉर्ली वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड मिंटो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. नाउ मॉम communalized the issue by increasing the pocket money of big bro 16 to 60, but kept mine is irregular. But I was the major player as I was asking question to ask questions, so I asked boys X to sit with Indians. You know, very cringy, no? I'm so sorry, but इससे ज़्यादा better कुछ बना नहीं. Mom communalized the issue by increasing the pocket money of big brothers 16 to 60, but kept mine irregular. But I was the major players to ask questions, so I asked my boys X to sit with the Indians. Okay, this is done in the Indian Council of Act of 1919. अच्छा, 1919 को हम MEM भी कह सकते हैं. Let's say because 9 is our M, so I become I, so it becomes MEM. So MEM is actually Montague-Chelmsford reforms, right? Montague was the secretary of the state and Chelmsford was the viceroy of India. And it happens like this कि MEM divided big bros and mine money for CPSC. Also I asked boys man X to sit with the 3 Indians, that is half, and thus divided our work. Mine was further divided into the transferred and the reserved, and thus 2 houses were given to me, that is bicameralism. नहीं समझ में आया? ऑब्वियसली सी नहीं बात है, ये तो मेरे कोड लैंग्वेज की बात है. लेट्स सी व्हाट इट मेंट. वॉइस मैन इंक्रीज द लोकल अपर हाउस एंड लोअर पीपल. सो व्हाट हैपेंड इज कि जो मेंबर थे प्रोविंशियल और लोकल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उनकी जो नंबर था वो इंक्रीज़ कर दिया गया था. फिर देयर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लिटिल डिस्कशन पावर वर गिवन टू देम. नाउ अब मेंबर बढ़ाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो थोड़ा पावर भी दे दिया गया कि आप उस पर डिस्कस कर सकते हो. देन लोकल अपर पीपल वर नॉमिनेटेड. और अच्छा इसमें यह है कि इसमें लोग कैसे चुने जाते थे, तो इलेक्शन वॉज वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, नॉमिनेशन वर्ड यूज़ हुआ है. तो व्हाट अबाउट द नॉमिनेशंस? तो जो अपर पीपल है ना, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकल मीन्स नॉन ऑफिशियल, सो नॉन ऑफिशियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव में जो मेंबर बैठते थे उनको नॉमिनेट करने का एक तरीका ये था कि वो लोअर पीपल यानी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे उनसे नॉमिनेट किए जाते थे, और प्लस ये बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो लोअर पीपल यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बीसीसी ये दोनों मिलके चूज़ करती थी. और सिमिलरली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग थे वो नॉमिनेट किए जाते थे गवर्नर, एमसीडी, यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदास के थ्रू. तो दिस ऑल मीन्स वॉइस मैन इंक्रीज लोकल upper and lower people and little discussion power were given to them, and also the local upper people were nominated to by lower people, and BCC lower people were nominated by the governor MCD. I know इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, but yes हम याद कर सकते हैं. it will be just be like a reminder. and then mom and me, mom communalized the issue. हमें पता है कि मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरेट दिया गया था, तो कम्युनलिज्म पहली पॉइंट यहाँ पे बन जाती है. मॉर्ले मिंटो वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनलिज्म. So communalized first the issue of the increasing pocket money of the big bros 16 to 60. इसी में मॉम में ही यानी कि मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स में ही जो बिग ब्रो यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे उनका जो सीट था 16 से 60 कर दिया गया, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो सीट्स थी वो इरेगुलर थी यानी कि यूनिफॉर्म नहीं थी, बढ़ाई गई थी नॉन ऑफिशियल यानी
नॉन ऑफिशियल मेंबर की बढ़ाई गई थी पर फिक्स नहीं थी. एंड आई वॉज द मेजर प्लेयर टू आस्क द क्वेश्चन. आई रेफर्स टू द लोअर हाउस, दैट इज प्रोविंशियल हाउस. प्रोविंशियल हाउसेस में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी जो नंबर्स थी वो मेजॉरिटी में थी, तो वो वहाँ पे मेजॉरिटी थी. दैट मीन्स दे वर द मेजर प्लेयर एंड दे कुड आस्क क्वेश्चन ओवर इट. सो ऑल्सो इन दिस इट वॉज दी कि आई आस्क्ड वॉइसेस एक्सेस टू सिट विद इंडियंस. ये जो काउंसिल एक्ट था ये नेसेसरी बना दिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया को कि उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस भी रहेंगे. तो वैसे पहले पर्सन थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. ओके, एंड देन कम्स टू मीम डिवाइडेड द बिग ब्रोज वर्क एंड माइंड पावर, मनी और पावर. इसमें सबसे पहले यू नो दैट इन द पार्लियामेंट ऑफ चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स व्हाट हैपेंड कि जो बजट था वो अलग अलग कर दिया गया था, यानी प्रोविंशियल के लिए भी अलग और सेंट्रल के लिए भी अलग था. दैट वाई मीम डिवाइडेड द बिग ब्रोज एंड माई मनी और वर्क भी, यानी कि पावर भी डिवाइड कर दी गई थी. मनी फॉर CPSE. ऑल्सो आई आस्क्ड वॉइस मैन एक्स टू सिट विद 3 इंडियंस. सो दिस एक्ट मीम एक्ट ऑल्सो सेड कि जो भी वाइसरॉय ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जितने भी मेंबर होंगे, यानी कि उसमें से 3 यानी कि जो हाफ 3 हैं वो इंडियंस होंगे. इट वाज नेसेसरी एंड थस डिवाइडेड आवर वर्क एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. उनके वर्क भी डिवाइड कर दिए गए. अच्छा, माइन वर्क यानी लोकल प्रोविंशियल वाज फर्दर डिवाइडेड बिटवीन द ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड. तुम लोगों ने तैयारी करी, यू विल नो कि ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड क्या होती हैं, और हम मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है. एंड द 2 हाउसेस वर गिवन टू मी. ऑब्वियसली अगर मेरे को 2 में डिवाइड किया है तो उसे 2 घर दिया. 2 घर मतलब कि बाइकार्लिज्म. और ये हमारा 6 पॉइंट होगा. इसके बाद साइमन कमीशन आता है, कम्युनल अवार्ड आता है और पूना पैक्ट आता है. फिर 1935 एंड 47 इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. एंड आई होप कि यू विल वर्क हार्ड एंड यू विल गेट टू नो कि व्हाट वाज द बेस्ट थिंग. Also, if you have any better options or better jingles so that you can understand, please tell us so that I could tell, and we can do our work very nicely. Thank you very much.